Okay, so till that time, I will quickly revise the previous topic. Okay, so that you can link those things with the next topic, which is Stokes theorem. So I think till now we have completed the two important theorems. One is Green's theorem. One is a line integral, okay, which is not a theorem. Okay, so one is a line integral, and second is a Green's theorem. And today we have to start the next topic, which is a Stokes theorem. Okay, I think इतना ही हमने देखा है. Okay, correct है. Whether we have started Stokes theorem, start किया था क्या? Just tell me that. Whether we have started. Okay, हाँ. So we have completed only two topics under this unit. One is line integral, and second is Green's theorem. Okay, so let me quickly revise all those things so that we can link with the current topic. Okay, so we have started with this part, which is line integral, है ना? So line integral के definition क्या है? Integral over C. Okay, so here this curve C, this curve may be closed, may be open. Okay, so there is no restriction on this, है ना? ये जो curve आपकी C आती है, ये open भी कर्व हो सकती है और क्लोज भी कर्व हो सकती है. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस. एंड द इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार, वेयर एफ बार इज एनी वेक्टर फंक्शन. इफ आई डिफाइन दैट एफ बार इन द फॉर्म ऑफ f1 i bar plus f2 j bar plus f3 k bar, then f bar dot dr bar gives you f1 dx plus f2 dy plus f3 dz. And then there are different results, different remarks to calculate this line integral. Okay, so that first is what, if that f bar is a force field, then line integral itself become work done. तो क्वेश्चन आपका वर्क डन मतलब ये ऐसे भी आ सकता है कि कैलकुलेट करो वर्क डन, या ऐसे भी आ सकता है कि कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल. ओके, सो लैंग्वेज में बस चेंज होगा. सो एट देन वर्क डन एंड लाइन इंटीग्रल बोथ आर सेम. ओके, इन केस ऑफ वर्क डन इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन दैट वेक्टर फील्ड इज अ फोर्स फील्ड. Now the next, so these are the remarks actually. So first remark is what, if equation of curve is given, अगर आपके पास कर्व का इक्वेशन रेडीमेड है तो आपको वही इक्वेशन यूज करना है और लाइन इंटीग्रल में, एंड लाइन इंटीग्रल को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. आपको पता है कि सिंगल इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो दैट इज द आइडिया. सो दिस इज द फर्स्ट केस. सेकंड केस इज व्हाट, अगर आपको आपके पास लाइन का इक्वेशन गिवन है ना, इफ यू हैव गिवन दी if you know the given curve, which is a straight line, and instead of its equation you will have only the 2 points on that line. मतलब सेकंड केस में क्या है या नेक्स्ट केस में क्या है, आपके पास लाइन का इक्वेशन नहीं है, आपको बस पता है कि the curve is actually a straight line which join these 2 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2. In that case you have to calculate equation of that line by using 2-point formula, and equating equal to t you will get all three variable x y z in terms of t, and it means you can easily convert that line integral into सिंगल वेरिएबल, क्योंकि आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. या सिंपली याद रखो, एक केस क्या है जिसमें कर्व का इक्वेशन गिवन होता है, सेकंड केस क्या है जिसमें 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं और आपको ये पता है कि उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो कर्व है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है ना. नाउ थर्ड केस, अभी इस केस में क्या है, इस केस में आपके पास कर्व का इक्वेशन. सो हियर वी डोंट नो व्हाट इज द नेचर ऑफ गिवन कर्व. आपको पता ही नहीं कर्व का नेचर क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है कि वो कर्व है या वो सर्कल है, एलिप्स है, जो भी है, क्योंकि वी डोंट नो दैट नेचर. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है? इन दैट केस आवर स्टेप 1 इज व्हाट, शो दैट वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल, है ना. शो दैट वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल एंड योर लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू द phi. It is actually equal to phi. Line integral of work done, both are same. So it is equal to phi from limits a to b, है ना. a और b आपके पास रहेंगे क्वेश्चन में. ओके, सो जस्ट कैलकुलेट दैट phi from a to b. दैट इज योर फाइनल आंसर. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस क्वेश्चन में नेचर पता ही नहीं होता कर्व का क्या है, उस क्वेश्चन में सॉल्व करना तो और भी इजी होता है. बस इरोटेशनल शो करो, phi कैलकुलेट करो यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना. ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, यहाँ से phi कैलकुलेट करो, एंड देन जस्ट कैलकुलेट phi एट एंड पॉइंट माइनस कैलकुलेट phi एट इनिशियल पॉइंट. दैट इज योर फाइनल आंसर. तो ये और ट्रिवियल हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल. इसमें एक और केस है, फिफ्थ में बस ऐड करके देता हूँ. जनरली फिफ्थ में क्या होता है, लाइन इंटीग्रल मीन्स ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार, वेयर दिस कर्व सी इज एक्चुअली curve C is actually it is a path like this, है ना. मैं आपको यहीं पर ड्रॉ करके देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल this is point O, okay, this
is point A. So it is a path from O to A. Then this is point say B, okay, and then B to O. रैंडम ले रहा हूँ, दिस इज नॉट अ फिक्स थिंग, ठीक है. ऐसा कोई तो पाथ आपके पास गिवन रहेगा. सो इन दैट केस दिस लाइन इंटीग्रल ओवर C F bar dot dr bar is actually equal to the line integral over first path, that is OA bar, है ना, F bar dot dr bar. जितने पाथ है उतने टाइम्स आपको ऐड करना है, ओके. देन AB bar F bar dot dr bar and plus B O bar plus B O bar F bar dot dr bar. तो इस रिजल्ट में हाउ यू कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल ओवर पाथ, बस वही एक्सप्लेन किया. जितने पाथ रहेंगे उतने टाइम्स उस हर एक पाथ के ऊपर आपको लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना है, सबके एडिशन करनी है, दैट इज योर फाइनल आंसर. ये एक केस है, इसके ऊपर एक एग्जांपल लिया था. देन वी हैव स्टार्टेड द ग्रीन्स थ्योरम, करेक्ट. ग्रीन्स थ्योरम में सबसे मेन जो ड्रॉबैक क्या है, दिस थ्योरम इज ओनली फॉर टू डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है. और इन दिस केस दिस लाइन इंटीग्रल इज एक्चुअली इक्वल टू integral over C F bar dot dr bar is actually equal to surface integral of S dabba n by dabba x minus dabba n by dabba y dx dy, where C is what? C is the boundary of surface S, ना, यह surface है, उसकी क्या है, उसकी boundary है, ठीक है. एंड हियर यू नीड टू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. हियर F bar आपको क्या लेना है, जो भी I bar का कोएफिशिएंट है दैट इज m, जो भी J bar का कोएफिशिएंट है दैट इज योर n, and this line integral F bar dot dr bar become m dx plus n dy. Now it is over closed curve. See the difference. Previously यहाँ पे ये notation नहीं था, because in that case that curve may be open, may be closed. There is no restriction on curve. But here you need to consider only closed curve. And then it is equal to dabba n by dabba x minus dabba n by dabba y, है ना. ये रिजल्ट आप याद रखो. तो ग्रीन्स थ्योरम में भी आप लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हो, बट यूजिंग सरफेस इंटीग्रल. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, गौरव. ठीक. and after that there are some examples on this, okay. please go through this, क्योंकि तो ही आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ जाएगा. सो इसके एग्जांपल सिंपल है. एक फर्स्ट एग्जांपल था जिसमें हमने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई किया था, ओके. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स में हमने लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया है, बट यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम, है ना, ऐसे, ओके. एंड नाउ लेट मी स्टार्ट दी नेक्स्ट थ्योरम, okay, which is Stokes theorem. Is this visible? Just let me know quickly. Okay. Yes, sir. So now the third theorem is actually a Stokes theorem. Okay. So let me explain this first. Okay. Green's theorem में ड्रॉबैक क्या था कि that theorem is true for, मतलब Green's theorem में आप लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे थे, है ना. थ्योरम आपका क्या था कि लाइन इंटीग्रल ओवर C F bar dot dr bar is equal to, this can be written as line integral over C m dx plus n dy, okay. So it is equal to double integral over surface S dabba n by dabba x minus dabba m by dabba y dx dy. So this is your Green's theorem, okay. So अब अगर दोनों को कंपेयर करते हो तो सेम ही रिजल्ट है. यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एक लाइन इंटीग्रल है, okay? एक लाइन इंटीग्रल है, और राइट साइड में एक सरफेस इंटीग्रल है, और यू कैन से डबल इंटीग्रल है. सरफेस इंटीग्रल इज डबल इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल इज ट्रिपल इंटीग्रल. सो दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक है. तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में लाइन इंटीग्रल, यहाँ पे भी राइट साइड में सरफेस इंटीग्रल. दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट ग्रीन्स थ्योरम इज ओनली फॉर टू डायमेंशनल वेक्टर. बिकॉज या आपको मैं ये रिजल्ट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब आने वाले, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच थ्योरम यू हैव टू अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग दोज एग्जांपल्स, है ना. मतलब ग्रीन्स थ्योरम और जो लास्ट आने वाला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उन दोनों में ज्यादातर स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है. अरे ग्रीन्स थ्योरम से करना है कि गॉस डाइवर्जेंस से करना है. एटलीस्ट यू कैन आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस ऑन स्टोक्स थ्योरम. स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस कर्व क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाते हैं. बट आपको ग्रीन्स और गॉस डाइवर्जेंस में हमेशा कंफ्यूजन होगा, इसलिए रिजल्ट्स आप अच्छे से याद रखो. ग्रीन्स थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दैट रिजल्ट इज फॉर ओनली टू डायमेंशन वेक्टर. तो अगर कहीं पे वेक्टर आपका थ्री डायमेंशन में, तो आपको उस क्वेश्चन में ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, ठीक है. सो जस्ट टू ओवरकम दिस रेस्ट्रिक्शन, here we define the Stokes theorem. So here F bar is any vector. So now there is no limitation on F bar. So here F bar is any vector, correct? And S is what? S is the open
और आई कैन सी अ मिसिंग सरफेस। ओके, जो भी आपका गिवन सरफेस है उसमें से जो भी ओपन पार्ट है या जो मिसिंग पार्ट है दैट इज योर एस, और उसकी जो बाउंड्री है दैट इज योर कर्व सी। आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट थ्रू डायग्राम while solving the examples also। अभी के लिए बस इतना याद रखो, यस आपका क्या एक मिसिंग सरफेस है, पूरे उस सरफेस में कोई तो एक पार्ट होगा जो मिसिंग है। या आप कोई भी एक क्यूब कंसिडर करो, क्यूब में से कोई भी एक प्लेन आप निकालो, है ना, कोई भी एक प्लेन निकालो, आप ऊपर का प्लेन निकालो तो इट बिकम तो जो पार्ट आप निकालते हो ना दैट इज योर ओपन सरफेस और मिसिंग सरफेस, ठीक है। ओके, एंड देन इन दिस पर्टिकुलर केस योर लाइन इंटीग्रल ओवर दैट क्लोज सरफेस। अभी ये सी क्या है, जो सरफेस आप निकालते हो यहाँ पे या जो आपका ओपन सरफेस है उसकी बाउंड्री है। फॉर एग्जांपल योर सरफेस एस इज दिस, है ना, ये सपोज आपका एस सरफेस है, ठीक है। सो ये एस सरफेस है और इसकी जो बाउंड्री है दैट बाउंड्री इज योर सी, दिस बाउंड्री बेसिकली इज योर सी, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, आपको एग्जांपल से और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। एंड इन दिस केस लाइन इंटीग्रल एफ बार डॉट डी आर बार इज एक्चुअली इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ बार। ओके, प्रीवियस केस में ये एक पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में था, डबल इंटीग्रल के अंदर पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स थे, यहाँ पे एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है डेल का और एफ बार का, और एक न्यू टर्म यहाँ पे आ रहा है विच इज डी एस बार, ठीक है। सो दिस डी एस बार इज एक्चुअली एन कैप इनटू डी एस, सो रिमेंबर दिस डेफिनेशन, ठीक है। सो डेल क्रॉस एफ बार, आप चाहो तो डायरेक्टली ये लास्ट फॉर्म में याद रखो, डेल क्रॉस एफ बार डॉटेड विद एन कैप इनटू ds where n cap is what, n cap represent the positive outward normal to the given surface। कैसे कैलकुलेट करना आपको मैं बोलता हूँ, ठीक है। ऑलरेडी आपने ये पार्ट लर्न किया है कि आपके पास जो रिजल्ट है ना, मैं आपको इसको और इजी करने वाला, बट आपके पास इन जनरल रिजल्ट है। इफ आई टेक एनी सरफेस s, अगर मैं कोई भी एक सरफेस s लेता हूँ, सपोज दिस इज माय सरफेस s, ओके, सिर्फ फाई लेता हूँ क्योंकि आपको उसकी आदत है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर? तो ये अगर आपका नॉर्मल वेक्टर है, okay, n bar, so what is the definition of what is the value of n bar, or how you find normal vector to any surface phi at point p? Can anyone tell me this? मेरा क्वेश्चन क्या है, एक सरफेस मैंने लिया है phi, मुझे उस सरफेस को एक नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है, दैट इज माय n bar, okay, so how you calculate that, what is n bar, or in general how you find normal vector to any surface phi? Anyone? How you find normal vector to any surface phi? How you find? Yes? Anyone? अभी कितने बार रिपीट किया है, किसी भी सरफेस को नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो? दैट इज माय क्वेश्चन, बोलो, याद आ रहा है कि नहीं? How you calculate normal vector to any surface? Yes. What is that? Anyone? So that is del phi. Okay, आप भूल गए हो दिवाली की वजह से। So del phi actually gives you normal vector to a surface phi. Okay, अभी तो याद रखो क्योंकि नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने सारा पार्ट ऑलरेडी कवर किया था यूनिट 4 में, है ना। सो रिमेंबर डेल फाई का मीनिंग क्या होता है कि आप फाई सरफेस को एक नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करें, ठीक है। तो आपके पास एक इन जनरल रिजल्ट है, ओके, आपको एन कैप चाहिए तो एन कैप क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर, सो डेल कैप सेम वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, सो दैट गिव्स यू एन कैप, ठीक है। सो हियर एन कैप रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एस, ठीक है, वेयर सिंस एस इज ओपन और मिसिंग सरफेस, सो इट इज अ सिंगल सरफेस, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ इफ एफ बार इज इरोटेशनल then its line integral is always 0, because if f bar is irrotational we know that implies del cross f bar is 0। irrotational का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, so if del cross f bar is 0 this value is 0, if this value is 0 your line integral is also 0, so if f bar is irrotational then in that case your line integral is 0। ऐसे MCQs तो आप कितने सारे क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, हाँ अभी मैं ये जो रिजल्ट यहाँ पे मैंने दिया, दिस इज ट्रिक टू कैलकुलेट एन कैप, ओके। इन जनरल एन कैप कैलकुलेट करने के लिए आपको डेल फाई कैलकुलेट करना पड़ता है, डेल फाई डिवाइडेड बाय उसका मॉड्यूलस, उस तब जाके आपको एन कैप मिलता है। बट आपको मैं एक सिंपल रिजल्ट देने वाला हूँ जहाँ से आपको बस डायग्राम को देखकर ही आपको एन कैप समझ में आ जाएगी। एन कैप का सिंपल मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस एस, ओके, यहाँ पे दिया है, इट इज अ पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है, सो इट इज अ पॉजिटिव आउटवर्ड नॉर्मल,
एंड नाउ सी हियर, अब ये जो रिजल्ट्स है यही रिजल्ट्स यूज करके आपको डायरेक्टली एन कैप समझ में आ जाएगा. फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, इफ गिवन सरफेस इज पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, है ना. फॉर एग्जाम्पल ये सारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ, मैं एक डायग्राम में ड्रॉ करके देता हूँ तो तभी आपको ये जल्दी क्लिक होगा. हाँ, ऊपर ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू कैन. तो एक 3 डायमेंशन प्लेन आप कंसिडर करो, ठीक है. तो ये रिजल्ट क्या, मैं आपको पहले वो एक्सप्लेन करता हूँ. यानी कि आप कैलकुलेट करने के लिए ये ट्रिक है, तो ये जल्दी होगा, अदरवाइज क्वेश्चन इसके कंप्लीट नहीं होते आपको. सो लेट मी हाईलाइट ऑल दिस रीजन. सो दिस इज वन प्लेन, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वन प्लेन, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो वन प्लेन, ठीक है. नाउ लेट मी रीड वन बाय वन. सो इफ गिवन सरफेस एक्स वाई प्लेन, हाँ, अगर आपका सरफेस क्या है, एक्स वाई प्लेन है, तो इमेजिन करो आप ये प्लेन है, तो उसकी नॉर्मल क्या आएगी, जेड एक्सिस. वो जेड एक्सिस बेसिकली क्या होता है, के बार, ठीक है. सो इन दैट केस योर एन कैप इज के कैप. And if in this case, okay, in this case you have to consider ds, the small change in surface is dx dy, okay, dx dy. If your surface is parallel to xz plane, okay, अगर xz plane को parallel है तो नॉर्मल क्या है, पॉजिटिव नॉर्मल, पॉजिटिव नॉर्मल क्या है, y एक्सिस, y एक्सिस मतलब j कैप, तो j कैप आएगा. एंड आपका स्मॉल चेंज इन सरफेस क्या होगा, dx dz, ठीक है. सिमिलरली यू कैन डू फॉर yz प्लेन. जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, यहाँ से आपको यानी कि आप समझ में आएगा जो आपको कैलकुलेशन में चाहिए. सो हियर टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन वी नीड दिस एन कैप, ओके. हाँ, इफ ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है मैंने. इफ योर सरफेस इज नॉट पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट प्लेन, अब ये रिजल्ट सारे पॉसिबल थे जिस कौन से केस में, जहाँ पे आपको पता कि ये सरफेस एक्स वाई प्लेन को पैरेलल है, वाई जेड प्लेन को पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन को पैरेलल है. इफ योर सरफेस इज नॉट पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट प्लेन, रैंडम कहीं पे सरफेस में ले रहा हूं, हाउ यू कैलकुलेट एन कैप, हाउ यू कैलकुलेट एन कैप, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ये पार्ट. इफ योर सरफेस इज नॉट पैरेलल टू एनी कोऑर्डिनेट प्लेन, अगर वो आपका सरफेस किसी भी प्लेन को पैरेलल नहीं है तो आप एन कैप कैसे कैलकुलेट करोगे. यस, then how you calculate normal vector, बोलो. अगर आपका सरफेस एक्स वाई प्लेन को पैरेलल नहीं है, एक्स जेड प्लेन को पैरेलल नहीं है, वाई जेड प्लेन को पैरेलल नहीं है, क्योंकि उन केस में एक क्विक रिजल्ट था जो आपको मैंने लास्ट अभी एक्सप्लेन किया था. अगर किसी भी प्लेन को वो पैरेलल नहीं आता है तो उस केस में आप यानी कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो. दैट इज माय क्वेश्चन, बोलो. एनीवन, एनीवन. In this case, how you calculate n cap? बोलो. समझ में आ रहा है कि नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहा हो, या बस ऊपर से जा रहा है. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन और नॉट? प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स, आपको अगर नहीं बोलना है. आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन और नॉट? आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम योर साइड ओनली. क्विकली, आर यू गेटिंग माई क्वेश्चन और नॉट? क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है कि नहीं, या टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या चल रहा है. प्लीज रिप्लाई, अदरवाइज आई विल नॉट कंटिन्यू दिस लेक्चर. सो पूरे 46 स्टूडेंट्स में से बस रोहित को समझ में आ रहा है. ओके, आप बस क्या बस अटेंडेंस के लिए आए हो क्या? So how you calculate n cap if your surface is not parallel to any coordinate plane? Okay, आप उस केस में नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हो? Yes. Okay, so can you answer this? Can anyone answer this? I don't want to take name of specific students. Can anyone answer this? कि अगर आपका सरफेस या किसी भी सरफेस को नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करते हो? Why I'm forcing this? बिकॉज ये समझ में आता है तो ही आगे जाने में पॉइंट है ना. दिस इज द बेसिक थिंग जो मैं हर एक लेक्चर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट आंसर फॉर एटलीस्ट वन स्टूडेंट. कोई किसी को तो पता होगा. यस,
Prathamesh, can you tell me this? How you calculate n cap? Sir, n cap usually it is del phi, but here it is given is not parallel, so I am bit confused at that part. not इसका मीनिंग क्या है? ओके, अगर वो पैरेलल आता है ना, एक्स वाई प्लेन को पैरेलल आता है तो आपको देखकर समझ में आता है ना, यानी कि आप के बार आ रहा है। एक्स जेड प्लेन को पैरेलल आ रहा है तो देखकर समझ में आता है कि यानी कि आप जे बार आ रहा है। वाई जेड प्लेन को पैरेलल आ रहा है तो आपको देखकर समझ में आता है कि यानी कि आपका आई बार आ रहा है। अगर ये इस केस में वो फिट नहीं हो रहा है तो आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? आपको इन जनरल रिजल्ट यूज करना होगा, डेल फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल फाई। ओके, ये ट्रिक है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक, दिस इज नॉट अ इन जनरल रिजल्ट, दिस इज नॉट अ थ्योरम। ठीक है, इफ योर फाई इज नॉट पैरेलल टू एनी प्लेन सपोज, तो उस केस में आप, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है ना, कि ये कैलकुलेशन इतना ट्रिवियल नहीं, आपको भी पता है क्योंकि इसके ऊपर अलग क्वेश्चन ही रहता था आपको, है ना। उस टाइम पे आप वो डेल फाई कैलकुलेट करते थे, फिर उसका मॉडुलस लेते थे, फिर वो फाइनल वेक्टर आपको मिलता था, यूनिट वेक्टर। सो इट टेक्स टाइम, इट इज नॉट दैट मच इजी जॉब फॉर अस। तो उस केस में जहाँ पे पैरेलल नहीं आता है, उसी केस में आपको ये फॉर्मूला ट्राई करना है, अदरवाइज आपके पास क्विकली रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो एटलीस्ट जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। ओके, कैलकुलेशन का पार्ट दैट इज माय जॉब, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, बट एटलीस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट। और ये जो डीएस भी आता है, ओके, उसके इसमें डीएस कैलकुलेट करने के ये अलग रिजल्ट, ये देखो आप, dx डिवाइड अपॉन एन कैप डॉट के कैप। सो इफ आई एम कंसिडरिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, तो ये चीज़ है नहीं, मतलब ये पार्ट कुछ है नहीं आपको ज़्यादा सिलेबस में। ओके, या इसके ऊपर क्वेश्चंस रेयरली आते हैं बिकॉज इट टेक्स टाइम, ओके, फॉर द कैलकुलेशन, बट एटलीस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको अगर ऑनलाइन मतलब एमसीक्यू फेस करना है तो ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए। ऑनलाइन में एमसीक्यूज में विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट सॉल्व दोज क्वेश्चंस, कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, या क्वेश्चन में क्या उनको एक्सपेक्टेड है। ओके, सो प्लीज हैव सम नॉलेज, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। कैलकुलेशन पार्ट के ऊपर आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हो। सो प्लीज ट्राई टू स्पीक अप। ओके, गूगल मीट पे लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ कि एटलीस्ट यू कैन टेल मी योर डाउट्स, ओके, वी कैन डिस्कस इंडिविजुअली, तो उन सब के लिए लेक्चर में ले रहा हूँ। ओके, ओके, सो दिस आल्सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट ग्रीन्स थ्योरम, ये एक्चुअली एक स्पेसिफिक केस है जो 2 डायमेंशन केस में थी। ठीक है, नाउ आई विल टेक डायरेक्टली वन एग्जांपल एंड फ्रॉम दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस स्टोक्स थ्योरम। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, आप मुझे वहीं पे स्टॉप करो, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको मुझे आगे जाने देना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम एफ बार फॉर दिस वेक्टर। तो आपको देखकर ही समझ में आना चाहिए कि वैसे उन्होंने दिया ही है स्टोक्स थ्योरम, बट ये 3 डायमेंशन वेक्टर है, तो ग्रीन्स थ्योरम वैसे भी अप्लाई नहीं होगा। ओवर द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0। ये मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। ओके, सो लेट मी राइट फ्यू थिंग्स। ओके, व्हाट इज द स्टोक्स थ्योरम? ओके, स्टोक्स थ्योरम इज व्हाट लाइन इंटीग्रल ओवर सी एफ बार डॉट डी आर बार इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस एफ बार डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, सो ये आपको पता ही है, डी एस बार इज एक्चुअली एन कैप इनटू डी एस। आप चाहो तो ये रिजल्ट याद रखो, दैट इज द इजीएस्ट वे। सो दिस इज योर थ्योरम, ये थ्योरम ही है, थ्योरम का स्टेटमेंट है। सो हाँ, सो आप एक तो आरएचएस सॉल्व करो, ओके, एलएचएस सॉल्व करो। आपको क्या शो करना है वेरीफाई करने के लिए? एलएचएस का जो आंसर आ रहा है वही आपका आरएचएस का चाहिए। सो जस्ट शो दैट एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, दैट कंप्लीट्स योर क्वेश्चन। सो विल स्टार्ट विद द आरएचएस फर्स्ट। ओके, हाँ, तो लेट मी ड्रॉ दिस डायग्राम। ओके, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या होता है? x इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? 3 डायमेंशन में ड्रॉ करना है ना ये, क्योंकि वेक्टर आपका 3 डायमेंशन का है। सो x इक्वल टू 0 बेसिकली क्या होता है? y z प्लेन अदर वेरिएबल। तो x इक्वल टू 0 इज y z प्लेन। तो ये जो है ना पीछे वाला, ये x इक्वल टू 0 है। x इक्वल टू 1, ओके, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 ये प्लेन है, दिस इज योर x इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? x y प्लेन, सॉरी x z प्लेन। So this is y equal to 0 and y equal to 1 is this. ठीक है, हाँ, now next is what? z equal to 0 is x y plane. तो ये बेस का जो है that is z equal to 0. हाँ, और आगे कुछ नहीं दिए। तो what is the missing surface? Missing surface कौन सा है? कौन सा surface यहाँ पे आपको लग रहा है कि वो चाहिए था वहाँ पे? Which surface is missing? या ये अभी ओपन डायग्राम है, इसमें ये ऊपर का surface है ही नहीं। ओके, जो आपको इस कलर से दिखाई देगा, ये जो रेड कलर का मैंने पार्ट जो हाईलाइट किया है कि ये पार्ट, ये सरफेस आपके पास है ही नहीं। ओके, दिस इज एक्चुअली z इक्वल टू 1, ओके, विच इज नॉट देयर इन योर क्वेश्चन। आप देखो z इक्वल टू 1 उन्होंने नहीं दिया। सो दिस इज योर मिसिंग सरफेस और दिस इज योर ओपन सरफेस। ये दिस सरफेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा सरफेस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। वो जो भी सरफेस होगा जो आपको लग रहा है कि दैट सरफेस इज मिसिंग और दैट सरफेस इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन
सरफेस, ओके, सो दैट सरफेस इज कॉल्ड एज यस, ठीक है। और सिंपल में क्या होता है, आपको ये यस सरफेस बाउंडेड करना है, मतलब अभी अगर ये मैं निकालता हूं ना ऊपर का पार्ट तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा, आपको उसको बाउंडेड करना है। सो बाउंडेड करते समय जो भी सरफेस आप यूज कर रहे हो दैट इज योर ओपन सरफेस और मिसिंग सरफेस, ठीक है। सो हियर एज so therefore here z equal to 1 is your missing surface, okay, तो ये जो s आपका आ रहा है ना ये था, okay, तो ये this is your s surface, ठीक है, ये जो रेड कलर से हाईलाइट किया ये आपका यस सरफेस है और उसकी जो बाउंड्री यहाँ पे आ रही है, ओके, सो दिस बाउंड्री इज एक्चुअली कर्व सी, ठीक है, सो दिस बाउंड्री बेसिकली कर्व सी, ठीक है, एंड दिस इज योर कर्व सी, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है सबको, ओके, कुछ डाउट्स हो तो मुझे इमीडिएटली बोल। तो जो पार्ट आपका मिसिंग था, जो पार्ट या जिसके वजह से सरफेस आपका अनबाउंडेड हो रहा था, आई कॉल दैट पार्ट एज माय सरफेस एस एंड उसकी जो बाउंड्री है दैट इज योर कर्व सी, ओके। सो नाउ विल सॉल्व आवर क्वेश्चन फॉर दिस सरफेस एस, ओके, तो जस्ट फोकस दिस सरफेस, इस सरफेस के ऊपर आपको यह डबल इंटीग्रल सॉल्व करना है ना, आपको RHS और LHS दोनों सॉल्व करनी है, तो पहले ये पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें एक एफ बार तो आपके पास है ही, तो डेल क्रॉस एफ बार इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मुझे चाहिए एन कैप, ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन कैप फॉर दिस सरफेस यस? सरफेस यस के लिए एन कैप आपका क्या आएगा? यस, दिस सरफेस इज पैरेलल टू व्हाट? Which plane? XY plane. Very good. This surface is parallel to XY plane. XY plane के लिए नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? पॉजिटिव नॉर्मल। कौन सा एब्सेंट है? Z, मतलब k बार होता है या k कैप होता है। XY प्लेन के लिए पॉजिटिव नॉर्मल। पॉजिटिव नॉर्मल मतलब ये अभी आप याद रखो, पॉजिटिव नॉर्मल मतलब ये ऊपर का ले रहा हूँ है ना, निगेटिव नॉर्मल मतलब नीचे का। तो ये भी चीज़ें अभी नेक्स्ट ईयर में मुझे आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करनी, सो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन डिटेल। सो हियर द पॉजिटिव आउटवर्ड मतलब नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस, ओके, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, सो दैट इज के बार। तो यहाँ पे के बार आने वाला है, तो डेल क्रॉस एफ बार का के बार के साथ या के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट, और dx dy क्या आएगा? सरफेस किसको पैरेलल था? XY प्लेन को, तो ds की वैल्यू क्या आएगी? योर ds इज dx dy। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, ये आपको आगे दिखाई देगा स्लाइड में, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस एस, डेल क्रॉस एफ बार आप कैलकुलेट करो, देन टेक डॉट प्रोडक्ट विथ के कैप, है ना, देन टेक डॉट प्रोडक्ट विथ के कैप एंड इनटू dx dy, ठीक है। सो आई विल शो यू ऑल दिस थिंग्स। So this is your f bar. Let me calculate del cross f bar. उसमें फर्स्ट रो i bar, j bar, k bar, सेकंड रो डेबा बाय डेबा x, डेबा बाय डेबा बाय डेबा बाय डेबा z, थर्ड रो में इसके कोएफिशिएंट y, z एंड x। डू दिस सॉल्व दिस डिटरमिनेंट। तो फर्स्ट i bar है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, x का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव 0 माइनस z का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव 1 जो माइनस j एंड ओके इसका और x का और डेबा बाय z का और y का। तो क्या आएगा? ये x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू z 0 आएगा, नाउ यू प्लस k, ओके, इन दोनों का। तो क्या आएगा? x का z 0 माइनस y का y 1। सो आई थिंक दिस वैल्यू इज माइनस i बार माइनस j बार। सो आई विल शो यू डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस इज कैलकुलेशन गिव्स यू माइनस i बार माइनस, सॉरी मैंने क्या किया था, ओके, हाँ, के बार भी है, सो माइनस i बार माइनस j बार माइनस के बार, ऑल टर्म्स आर माइनस, ठीक है। एंड नाउ ओके, इफ एडिंग माइनस कॉमन यू कैन राइट दिस। तो वही जो सरफेस ओपन सरफेस है विच इज पैरेलल टू XY प्लेन, है ना, therefore n cap is k bar और ds is dx dy, okay। now therefore this RHS, okay, is equal to क्या होगा? डेल क्रॉस f bar, I will show you directly। इसके आगे क्या आने वाला है? डेल क्रॉस एफ बार। व्हाट इज डेल क्रॉस एफ बार? डेल क्रॉस एफ बार में माइनस बाहर लेता हूँ, सो i बार प्लस j बार प्लस k बार डॉट प्रोडक्ट विद k बार, ठीक है, इनटू dx dy। क्या आएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट? कैन एनीवन टेल मी दिस? व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ i बार, j बार, k बार इनटू k बार? यस, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? कोएफिशिएंट,
हाँ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आई बार का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे है ही नहीं मतलब 0, यहाँ पे जे बार का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे है ही नहीं मतलब 0, यहाँ पे के बार का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे और यू विल गेट ओनली 1, है ना। तो 1 dx dy और माइनस बाहर, सो दैट इज 1 dx dy, वो माइनस बाहर ही रहेगा तो -1 किया। सो इफ आई टेक माइनस आउटसाइड टू दिस, यू विल गेट डबल इंटीग्रल ओवर s dx dy। नाउ योर s इज व्हाट, s इज अ स्क्वायर, है ना, और आपको पता है कि हर एक स्क्वायर की लेंथ 1 है क्योंकि 1 पे कट किया है, ओके। तो हर एक स्क्वायर की लेंथ क्या है, 1 है, 1 यूनिट, ठीक है। ये था आपका यस। नाउ कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस पार्ट, डबल इंटीग्रल ओवर s dx dy, इसका मीनिंग क्या होता है? यस, व्हाट इज डबल इंटीग्रल dx? हाँ, एरिया। ये आपको ये ऑलरेडी M2 में आपने लर्न किया है। जब भी आपको डबल इंटीग्रल dx dy मिलता है उसका मीनिंग क्या होता है, एरिया ऑफ दैट सरफेस। यस जो आपका सरफेस है उसका एरिया, बट ये जो सरफेस था उसकी ये स्क्वायर है, ओके, विद लेंथ 1, है ना, तो आपका एरिया क्या आएगा, a into b, दैट इज व्हाट 1, है ना। एरिया ऑफ s इज व्हाट 1, ठीक है। ये हो गया आपके RHS, ओके। नाउ लेट मी कैलकुलेट LHS। तो LHS का ये था आपका f बार डॉट डी आर बार। f बार आपका पता ही आपको y इंटू आई बार प्लस जेड इंटू जे बार प्लस एक्स इंटू के बार। सो फ्रॉम दैट यू विल गेट दिस एज f बार क्या था, y इंटू आई बार प्लस जेड इंटू जे बार प्लस एक्स इंटू के बार। सो f बार डॉट डी आर बार इज आई का कोएफिशिएंट इंटू डी एक्स, जे का कोएफिशिएंट इंटू डी वाई और के का कोएफिशिएंट इंटू डी जेड। नाउ अब इसके आगे एक्चुअली जाने के लिए ओके, लेट मी टेक दिस पार्ट। मैं और स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ऐसे आपको शायद वो नहीं समझ में आएगा व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। जस्ट 1 मिनट, कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट बिकॉज ये समझ में आता है तो ही मैं सारी चीज़ आपके सामने रखता हूँ और आंसर मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज योर LHS, ये आपको सॉल्व करना है। एंड पीछे क्या था, मैं डायग्राम भी ले लेता हूँ तो क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि आगे क्या करना है, ठीक है। लेट मी इरेज एवरीथिंग, दिस इज नॉट यूजफुल राइट नाउ एंड आई विल टेक दिस डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, हाँ। इज दिस विजिबल क्लियरली? एंड नाउ टेल मी हाउ आई सॉल्व फर्दर, क्योंकि उसमें ये पीछे जाना होगा तो इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, नाउ टेल मी हाउ आई सॉल्व फर्दर। आपको सी पता है, दिस बाउंड्री इज एक्चुअली कर्व सी, है ना। सो दिस कर्व सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कर्व्स, दिस कर्व सी इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ मेनी कर्व्स, कितने कर्व्स आ रहे हैं उसमें, यस, how many curves are there? 4, है ना। If I denote this as my C1, okay, I will use different notation, okay. If I denote this as my C1, if I denote this as my C2, if I denote this as my C3, if I denote this as my C4, है ना। So your line integral over C f bar dot dr bar is actually equal to line integral over C1 f bar dot dr bar plus line integral over C2 f bar dot dr bar, okay, plus line integral over C3 f bar dot dr bar and plus line integral over C4 f bar dot dr bar, ठीक है। Okay, side by side you can put your roll number in chat box. I will extend maybe 1141, 1142 यहाँ तक जाएगा, so you can put your roll number in chat box, but please focus here, है ना। हाँ, and now आगे अभी मुझे बहुत पहले ये एक्सप्लेन करना है कि ये पॉइंट्स में कैसे कैलकुलेट करो। आप देखो यहाँ पे, है ना, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ये जेड एक्सिस पे, तो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, जेड एक्सिस पे कट कर रहा है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू 0 है और वाई जेड की वैल्यू 1 है ना। ये पॉइंट क्या होगा, कैन यू टेल मी, जस्ट टेल मी द कोऑर्डिनेट्स। एफ पॉइंट
जिस एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो रहा है ना उसका उसके आपको समझ में आ जाते हैं। ये एक्स 101 हाँ एक्स पे 1 ले रहा है, जेड पे भी 1 ले रहा है ना, जेड पे भी जा रहा है वो 101 हाँ 101 ये समझ में आना चाहिए 101। जीके ये एक्चुअली आगे हाँ एक्चुअली आगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इनके सबके मिडल का पॉइंट है, आप देखोगे ना ये सेंटर का पॉइंट है, तो ये 111 होगा क्योंकि स्क्वायर की लेंथ 1 है, तो ये 111 होगा। डी एक्चुअली वाई पे कट कर रहा है, हाँ वाई पे 1 पे कट कर रहा है, जेड को भी 1 पे कट कर रहा है 011। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे दिए, ठीक है, यू कैन सी दिस डायग्राम ऑल्सो। एंड नाउ लेट मी डू इट फॉर ओनली C1, ओके, एंड सेम थिंग यू हैव टू रिपीट फॉर C2 एंड C3, ओके। सो C1 के लिए, C1 बेसिकली क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट E which has coordinates 0, 0, 1 to point F which has coordinates 1, 0, 1, ठीक है। बोलो जब आप 0, 0, 1 से 1, 0, 1 पे जाते हो तो कौन से वेरिएबल आपके कांस्टेंट आते हैं? विच वेरिएबल्स आर कांस्टेंट? विच वेरिएबल्स आर कांस्टेंट? हाँ Z, बिकॉज Z चेंज नहीं हो रहा है, Z 1 ही आ रहा है, Z इज कांस्टेंट। आल्सो Y भी चेंज नहीं हो रहा है, सो Y इज आल्सो कांस्टेंट, ओके। सो ओनली वेरिएबल इज X, सो Z इक्वल टू 1 इज कांस्टेंट, तो dz आपका 0 आएगा, ओके। Y इज आल्सो कांस्टेंट, तो dy आपका 0 आएगा, बट x आपका वैरी हो रहा है, एंड x वैरी फ्रॉम 0 to 1। एंड नाउ कैलकुलेट दिस C1, एक ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, सो सॉरी नॉट क्लोज, सो इंटीग्रल ओवर C1 f बार डॉट dr बार इक्वल टू, पहले ये वैल्यू में कॉपी करता हूँ, व्हाट इज f बार डॉट dr बार, वो था यहाँ पे, कहाँ गया f बार डॉट dr बार, हाँ यहाँ पे y dx y z and x, y z and x, हाँ, तो दिस इज व्हाट इंटीग्रल y dx, ये था आपका, दिस इज नॉट क्लोज, फिर से वही मिस्टेक कर रहा हूँ, ये कोई क्लोज कर्व नहीं है, हाँ। नाउ आगे, ठीक है, इंटीग्रल में ओनली x इज द वेरिएबल, तो ये दोनों आपको कैंसिल ही करने, तो यहाँ पे बस आएगा y dx, बट y की वैल्यू भी क्या है 0, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 0 dx, वेयर x के एलिमेंट्स क्या थे 0 to 1, एंड दैट आंसर इज 0। सिमिलरली हाउ टू कैलकुलेट C2, जब आप C2 कैलकुलेट करते हो तो x कांस्टेंट है, y वैरी हो रहा है 0 to 1, और z भी कांस्टेंट है। जब आप C3 कैलकुलेट करते हो x 1 to 0 जा रहा है, तो चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, D2E में x कांस्टेंट है, y वैरी हो रहा है, z कांस्टेंट है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आप करते जाओ, ठीक है, और इन सब की जो एडिशन होगी दैट इज योर फाइनल आंसर। सो आई विल जस्ट शो यू द आंसर एंड देन विल स्टॉप, ठीक है। सो ये हमने किया था, इसके आगे मुझे लाइन इंटीग्रल को एक्सप्लेन करना था। तो जब आप, हाँ, फर्स्ट केस में अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ओनली x इज द वेरिएबल, है ना, तो वो पुट करो, आंसर 0 आता है। सेकंड केस में आई थिंक y इज द वेरिएबल, तो सारे वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, आंसर क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। थर्ड केस में x इज द वेरिएबल, है ना, तो सॉल्व करो, आंसर आपका आ रहा है फिर से 1 आ रहा है। नेक्स्ट केस में, फोर्थ में y इज द वेरिएबल, सॉल्व करो, आंसर आपका -1 आ रहा है। सबके एडिशन करो, दैट गिव्स यू टोटल लाइन इंटीग्रल, एंड दैट एडिशन इज -1, सो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। So we'll continue this topic in next lecture also. Okay.